तो दोस्तों फाइनली हार्ट स्टॉपर नाम की इस सीरीज का सेक्शन 4 हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज हम इसी सीरीज के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएं कि इसके नए सेक्शन के बारे में और इसकी इस रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 8.6 की रेटिंग है, तो काफी सीरीज रहने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। हार्टस्टॉपर नेटफ्लिक्स पर आने वाली एक ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे एलिस ओसमैन ने लिखा और बनाया है, और यह उनके इसी नाम के वेब कॉमिक और ग्राफिक उपन्यास पर आधारित है। यह सीरीज मुख्य रूप से चार्ली स्प्रिंग, जो लोके की कहानी बताती है, जो एक समलैंगिक स्कूली लड़का है जिसे अपने सहपाठी निक नेल्सन, किट कॉनर से प्यार हो जाता है, जिसके साथ वह अपने नए रूप में बैठता है। यह उनके दोस्तों ताओ जू, विलियम गाओ, एले अर्जेंटीना, यास्मीन फिनी, इसहाक हेंडरसन, टोबी डोनोवन, तारा जोन्स, कोरिना ब्राउन और डार्सी ओल्सन किजी एजेल के जीवन की श्रृंखला के टेलीविजन अधिकार 2019 में सीसॉ फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे और नेटफ्लिक्स ने 2021 में वितरण अधिकार हासिल किए। यूरोस लिन को निर्देशक के रूप में चुना गया था। उस वर्ष अप्रैल से जून तक फिल्मांकन हुआ, जिसमें पूरे समय के दौरान टीजर जारी किए गए। एडिस्कार चेज के मूल स्कोर के अलावा श्रृंखला के साउंड ट्रैक के रूप में कई पहले से मौजूद गानों का इस्तेमाल किया गया था। श्रृंखला को एक अनूठा माहौल देने के लिए सिनेमैटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग की योजना पहले से बनाई गई थी, जिसे स्रोत सामग्री से अनुकूलित पारंपरिक एनिमेशन के उपयोग से बढ़ाया गया था। आगामी तीसरे सीजन के लिए निर्देशक की भूमिका एंडी न्यूबेरी को सौंपी गई है। हार्टस्टॉपर का पहला सीजन 22 अप्रैल 2022 को और दूसरा 3 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया था। सीरीज को आलोचकों की प्रशंसा मिली है, विशेष रूप से इसके लहजे, गति और एलजीबीटी लोगों के चित्रण के लिए। पहले सीजन को बच्चों और परिवार के एमी पुरस्कारों के उद्घाटन समारोह के लिए 9 नामांकन और 5 जीत मिली है। रिलीज के 2 दिनों के भीतर नेटफ्लिक्स पर शीर्ष 10 सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा सीरीज में शामिल होने के कारण इसे तुरंत लोकप्रियता मिली। इसने ग्राफिक उपन्यासों और सीरीज में दिखाए गए गानों की लोकप्रियता भी बढ़ाई। तीसरा सीजन 3 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। ये कलाकार और पात्र मुख्य किट कॉनर, निक नेल्सन, ट्रूहम ग्रामर स्कूल में 11वीं कक्षा का एक लोकप्रिय रग्बी खिलाड़ी जो फॉर्म क्लास में चार्ली के बगल में बैठा है। जो लोके, चार्ली स्प्रिंग, ट्रूहम ग्रामर स्कूल का 10वीं कक्षा का छात्र जिसे हाल ही में बाहर निकाला गया। विलियम गाओ, ताओ जू, चार्ली का सबसे अच्छा सुरक्षात्मक दोस्त। यास्मीन फिन्नी, एली अर्जेंट, चार्ली, ताओ और आइजैक की दोस्त, जो ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आने के बाद हिग्स गर्ल्स स्कूल में स्थानांतरित हो जाती है। कोरिना ब्राउन, तारा जोन्स, हिग्स गर्ल्स स्कूल की छात्रा जो एली से मित्रता करती है। किजी एडगेल, डार्सी ओल्सन, तारा की प्रेमिका और एली की दोस्त। टोबी डोनोवन, आइजैक हेंडरसन, चार्ली, ताओ और एली के मित्र समूह का एक अलैंगिक शांत सदस्य। जेनी वाल्सर, टोरी स्प्रिंग, चार्ली की बड़ी बहन। सेबस्टियन क्रॉफ्ट बेनहोप के रूप में सीजन 1 से 2 चार्ली का पहला गुप्त संबंध। कॉर्मैक हाइड कोरिन, हैरी ग्रीन, रग्बी टीम का एक लड़का जो समलैंगिकता विरोधी बदमाश है। रिया नॉरवुड, इमोजेन हेनी, निक की एक दोस्त जो सीजन 1 में उस पर क्रश थी। फिसायो अकीनाडे, मिस्टर अजी, एक कला शिक्षक जो चार्ली का ख्याल रखता है। चेतना पंड्या, कोच सिंह, रग्बी कोच जो निक और चार्ली की देखभाल करता है। ओलिविया कोलमैन सारा नेल्सन के रूप में सीजन 1 से 3 निक और डेविड की माँ। जैक बार्टन, डेविड नेल्सन, सीजन 2 निक के बड़े भाई। लीला खान, सेहर जाहिद, सीजन 2 हिग्स गर्ल्स स्कूल की एक नई छात्रा जो एली, डार्सी और तारा से दोस्ती करती है। नीमा तलेघानी, मिस्टर फारूक, सीजन 2 परीक्षा के लिए एक सख्त शिक्षक जो मिस्टर अजी का नया प्रेमी है। ब्रैडली रिचेस, जेम्स मैकइवान,
सीजन 2, अतिथि। सीजन 1, ट्रूहम ग्रामर स्कूल का एक छात्र जिसे आईजैक पर क्रश है। पुनरावर्ती। अरालोइन ओशुनरेमी, ओटिस स्मिथ, रग्बी टीम का एक लड़का। इवान ओवेनेल, क्रिश्चियन मैकब्राइड, रग्बी टीम का एक लड़का। अश्विन विश्वनाथ, साई वर्मा, रग्बी टीम का एक लड़का। जॉर्जिना रिच, जेन स्प्रिंग, चार्ली और टोरी की मां। जोसेफ बाल्डेरामा, जूलियो स्प्रिंग, चार्ली और टोरी के पिता। मोमो येयुंग, यान जू, ताओ की मां। एलन टर्किंगटन, मिस्टर लैंग, एक इतिहास शिक्षक और निक और चार्ली के फॉर्म ट्यूटर। स्टीफन फ्राई ने ट्रूहम ग्रामर स्कूल के प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बार्न्स की आवाज दी है। बेल प्रीस्टली, नाओमी रसेल, सीजन 2, एक ट्रांसजेंडर छात्रा जिस कला विद्यालय में एली ने आवेदन किया है। ऐश सेल्फ, फेलिक्स ब्रिटन, सीजन 2, कला विद्यालय का एक छात्र जिससे एली मित्र बन जाती है। थिबॉल्ट डी मोंटालम्बर्ट, स्टीफन नेल्सन, सीजन 2, निक और डेविड के पिता, सारा के पूर्व पति। रेचेल स्टर्लिंग, अमांडा ओल्सन, सीजन 2, डार्सी की समलैंगिकता विरोधी और अपमानजनक मां। ट्रूहम ग्रामर स्कूल का छात्र चार्ली स्प्रिंग, बेन होप के साथ एक गुप्त रिश्ते में है। अपने नए रूप में, चार्ली को निक नेल्सन, एक रग्बी खिलाड़ी के बगल में बैठने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए वह भावनाएं विकसित करता है। वे दोस्त बन जाते हैं, हालांकि चार्ली निक की कामुकता के बारे में अनिश्चित है। निक उसे रग्बी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और वह स्वीकार कर लेता है। बेन को एक लड़की को चूमते हुए देखने और रिश्ते में अपनी नाखुशी का एहसास करने के बाद, चार्ली बेन से कहता है कि वह अब उससे मिलना नहीं चाहता। बाद में, चार्ली अनिच्छा से फिर से बेन से मिलता है, जो उसे जबरन चूमता है, लेकिन निक द्वारा उसे रोक दिया जाता है। इस बीच, चार्ली की एक दोस्त, एली अर्जेंट, एक ट्रांसजेंडर लड़की के रूप में सामने आने के बाद हिग्स गर्ल्स स्कूल चली गई है। 2-2, कुचलना, यूरोलिन एलिस ओसेमन 22 अप्रैल 2022। चार्ली निक को बेन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताता है, जिसकी निक निंदा करता है। चार्ली के दोस्त ताओजू को लगता है कि निक विषमलैंगिक है और चार्ली को अपनी भावनाओं को त्यागने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। ताओ उसे बताता है कि निक को तारा जोन्स नाम की लड़की से प्यार है, जिसके बारे में एली को जल्द ही पता चलता है कि वह डार्सी ओल्सन के साथ समलैंगिक संबंध में है। चार्ली के घर पर घूमते समय, निक सोते समय चार्ली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और उसकी कामुकता पर सवाल उठाने लगता है। 3-3 चुंबन, यूरोलिन एलिस ओसेमन 22 अप्रैल 2022। निक को उसके दोस्त हैरी ग्रीन की 16वीं जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। वह चार्ली को आमंत्रित करता है, जो स्वीकार कर लेता है। ताओ इस बात से दुखी है कि निक उसकी और चार्ली की दोस्ती को और दूर कर रहा है। पार्टी में, हैरी और उसका समूह निक को तारा से मिलाने की कोशिश करता है। तारा निक के सामने अपनी सच्चाई बयां करती है, जो चार्ली का मजाक उड़ाने पर हैरी को डांटता है। निक की एक दोस्त इमोजेन हेनी निक से कहती है कि वह उसे पसंद करती है। चार्ली बेन से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। निक और चार्ली एक सुनसान कमरे में जाते हैं, जहां वे चुंबन करते हैं। निक अवाक रह जाता है और हैरी को उसे ढूंढते हुए सुनकर वहां से चला जाता है। हालांकि दिल टूटा हुआ है, चार्ली अगले दिन बारिश में अपने दरवाजे पर निक को देखकर हैरान हो जाता है। 4-4 गुप्त, यूरोलिन एलिस ओसेमन 22 अप्रैल 2022। चार्ली पिछले दिन जो हुआ उसके लिए निक से माफी मांगता है। निक उसे चूमता है, यह समझाते हुए कि वह अभी भी गुप्त और भ्रमित है। चार्ली कहता है कि उसे सार्वजनिक रूप से कुछ भी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल में, वे दोपहर का भोजन करते समय एक साथ अधिक समय बिताते हैं। रग्बी गेम के बाद, निक बीमार होने पर चार्ली से मिलने जाता है और उनके दोस्त, इसहाक हेंडरसन द्वारा कुछ समय के लिए बाधित किया जाता है। ताओ और एली निक को अनिच्छा से इमोजेन के साथ
एक सहकर्मी के दबाव वाली तारीख के लिए सहमत होते हुए सुनती है। 5-5 दोस्त यूरोलिन एलिस ओसेमन 22 अप्रैल 2022। निक इमोजेन के साथ डेट कैंसिल करने ही वाला होता है कि तभी इमोजेन बताती है कि उसका कुत्ता मर गया है और निक अपनी योजना बदल देता है क्योंकि उसे उसके लिए दुख होता है। चार्ली निक को अपने 15वें जन्मदिन के जश्न में आमंत्रित करता है, जो निक की डेट के दिन ही होता है, लेकिन वह चार्ली के साथ रहने का फैसला करता है। ताओ चार्ली को निक और इमोजेन के बारे में बताता है। निक उन दोनों की बातें सुन लेता है। बाद में चार्ली को अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने से पहले उसके लिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट करता है, जिसका चार्ली भी जवाब देता है। अगले दिन निक इमोजेन को समझाता है कि वह उसे रोमांटिक रूप से पसंद नहीं करता है। इमोजेन उसकी ईमानदारी के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। 6 लड़कियां यूरोलिन एलिस ओसेमन 22 अप्रैल 2022। निक को लगता है कि वह उभयलिंगी हो सकता है। चार्ली उसे अपना समय लेने के लिए कहता है। निक तारा और डार्सी के सामने अपनी बात रखता है, जो एक डबल डेट का सुझाव देते हैं। एली द्वारा यह बताए जाने के बाद कि उसे ताओ के लिए भावनाएं हैं, समूह फिर चुपके से इसे एक ट्रिपल डेट बनाता है, दोनों को सेट करने की उम्मीद करता है। डेट पर एली उनके इरादों को देखती है और उनसे भिड़ जाती है, कहती है कि वह अपने जीवन में कोई और बदलाव नहीं चाहती है और ताओ के साथ अपनी दोस्ती को बचाना चाहती है, हालांकि वह निक और चार्ली के लिए खुश है। उस दिन ट्रूहम और हिग्स के साथ एक ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट है। समलैंगिकता विरोधी टिप्पणियां सुनने के बाद तारा गुस्से में चली जाती है। डार्सी उसे शांत करता है और वे प्रदर्शन करने के लिए वापस जाते हैं। 7 धमकाना यूरोलिन एलिस ओसेमन 22 अप्रैल 2022। निक चार्ली को अपने दोस्तों के साथ सिनेमा में आमंत्रित करता है, उसे आश्वस्त करता है कि हैरी और बेन नहीं आ रहे हैं। हालांकि वे दोनों वहां पहुंच जाते हैं और हैरी चार्ली को उसकी कामुकता के बारे में धमकाता है। चार्ली के जाने के बाद निक हैरी को धमकाना बंद करने के लिए कहता है। हैरी चार्ली को फाक कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। कार पार्क में बेन चार्ली को बताता है कि निक उसकी परवाह नहीं करता है और कोई भी उसकी परवाह नहीं कर सकता। ताओ को हैरी पर मौखिक रूप से हमला करके अनजाने में चार्ली की स्थिति को खराब करने के लिए दोषी महसूस होता है, लेकिन जब चार्ली उसे अनदेखा करना जारी रखता है, तो वह हैरी से झगड़ा करता है और चार्ली को निक के साथ अपने रिश्ते के बारे में न बताने के लिए फटकार लगाता है। 8 दोस्त यूरोलिन एलिस ओसेमन 22 अप्रैल 2022। हैरी को लड़ाई के लिए निलंबित कर दिया जाता है और चार्ली की ताओ के साथ दोस्ती अभी भी तनावपूर्ण है। उदास चार्ली रग्बी छोड़ देता है और निक को अनदेखा करता है। ताओ और निक एक दूसरे से जुड़ते हैं और चार्ली को खुश रखने के लिए एक आम बात पाते हैं। ताओ चार्ली के साथ सुलह कर लेता है, जो बेन को भी गाली देने के लिए कहता है। निक चार्ली से कहता है कि वह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता और वे एक दूसरे को चूम लेते हैं। समुद्र के किनारे डेट पर निक अपने दोस्तों को बताने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिससे चार्ली खुश हो जाता है। उस दिन बाद में वह अपनी मां के सामने अपनी से झगड़ा होता है और वह अपना घर छोड़ देती है। 16 उत्तम यूरोलिन एलिस ओसेमन 3 अगस्त 2023। निक इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहता है। एली ताओ को बताती है कि वह लैम्बर्ट के पास जा रही है, फिर उसकी प्रेमिका बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। एक स्कूल प्रॉम में डार्सी को छोड़कर हर कोई मौजूद होता है, जो बाद में आता है और घर पर अपनी स्थिति के बारे में तारा को बताता है। निक और चार्ली के दोस्तों का समूह निक के घर जश्न मनाने के लिए प्रॉम से निकल जाता है। चार्ली को छोड़कर हर कोई चला जाता है। निक चार्ली से उसके पिछले बदमाशी के बारे में पूछता है। चार्ली इसके बारे में बताता है और कैसे इसकी वजह से उसने खुद को काट लिया, हालांकि वह अब ऐसा नहीं करता। निक चार्ली से पूछता है
कि अगर उसे कभी तनाव होता है तो उसे बताए, और चार्ली ऐसा करने का वादा करता है। घर के रास्ते में चार्ली निक को एक संदेश लिखता है जिसमें लिखा है, आई लव यू। एपिसोड का अंत चार्ली की उंगली सेंड बटन के ऊपर रखे जाने के साथ होता है। जैसे जैसे निक और चार्ली का रिश्ता परिपक्व होता है, निक को अपने दोस्तों के समूह के बाहर दूसरों के सामने खुलने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। चार्ली के दोस्तों के समूह के साथ एक स्लीपओवर में वह धीरे धीरे इमोजेन के सामने खुलकर सामने आता है, जो स्वीकार करती है कि वह पहले से ही जानती है और बताती है कि वह बेन को डेट कर रही है। एली और ताओ को रिश्ता बनाने के बारे में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। चार्ली ट्रूहम की रग्बी टीम में फिर से शामिल हो जाता है और अपने माता-पिता के सामने अपने रिश्ते के बारे में खुल जाता है। हालांकि उसके पिता किसी भी यौन व्यवहार को रोकने के लिए निक को उसके घर आने से रोकते हैं। चार्ली निक के सामने आने की प्रक्रिया में उसके साथ रहने की कसम खाता है। 10-2 परिवार यूरो लिन एलिस ओसेमन 3 अगस्त 2023। ग्रेड आने के साथ चार्ली के माता-पिता उसे निक से मिलने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जब तक कि वह अपने ग्रेड में सुधार नहीं कर लेता और स्कूल का निबंध पूरा नहीं कर लेता। ताओ को एली से दूरी और जलन महसूस होने लगती है, क्योंकि वह लैम्बर्ट स्कूल ऑफ आर्ट में जाती है और नए दोस्त बनाती है। उसकी माँ उसे दोस्त बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, और वह चार्ली और इसहाक के सामने स्वीकार करता है कि वह उसे पसंद करता है। निक का भाई डेविड विश्वविद्यालय से लौटता है और निक और चार्ली के रिश्ते को अस्वीकार करता है। निक इमोजेन के बेन के साथ डेटिंग करने के बारे में चिंतित हो जाता है। वह उससे कहता है कि उसे बेन से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब वह उससे पूछती है कि बेन ने क्या किया है, तो निक कहता है कि वह उसे नहीं बता सकता। 11-3 वादा करना यूरो लिन एलिस ओसेमन 3 अगस्त 2023। चार्ली अपना निबंध पूरा करता है और निक को उसके अंतिम जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा के लिए प्रेरित करता है, जिसमें वह सफल होता है। निक अपने रग्बी दोस्तों के सामने खुलकर आने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी लगातार उसे रोकता है। उसके तनाव को पहचानते हुए चार्ली ने सुझाव दिया कि निक पहले खुलकर आने के बारे में भूल जाए। किसी को प्रभावित करने के तरीके पर कुछ शोध करने के बाद ताओ एली से बाहर जाने के लिए कहता है और वह स्वीकार कर लेती है। एक असफल डेट के बाद ताओ को एली से जलन होती है, क्योंकि वह लैम्बर्ट से अपने नए दोस्तों के करीब आ रही है। फिर वह हर स्थिति को बर्बाद करने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। 12-4 चुनौती यूरो लिन एलिस ओसेमन 3 अगस्त 2023। छात्र पेरिस की स्कूल यात्रा पर जाते हैं। चार्ली, निक, ताओ और इसहाक को एक ही होटल के कमरे में रखा जाता है, जबकि तारा, डार्सी, एली और सेहर जाहिद को दूसरे कमरे में रखा जाता है। ताओ और एली एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी दिखाने लगते हैं और दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। ताओ अपने पिछले गुस्से के लिए माफी मांगता है। चार्ली और तारा अपने अपने पार्टनर के साथ समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इमोजेन बेन से अलग हो जाती है, क्योंकि वह उसे अनदेखा करता है और चार्ली के बारे में सोचता रहता है। निक और चार्ली उसे दिलासा देते हैं। निक चार्ली को चुंबन करते समय उसकी गर्दन पर हिक्की देता है। 13-5 गर्मी यूरो लिन एलिस ओसेमन 3 अगस्त 2023। चार्ली की हिक्की दूसरे छात्रों के बीच इस बात को लेकर अटकलें लगाती है कि उसे यह किसने दी। चार्ली ताओ को माफ कर देता है, क्योंकि उसने अनजाने में उसे अतीत में बाहर कर दिया था और उसके और एली के बारे में उसके निराशावाद को चुनौती देता है। बाद में साथ में समय बिताते हुए एली ताओ को चूमती है, जो उसे वापस चूमता है। बेहोश होने के बाद चार्ली निक के सामने स्वीकार करता है कि उसे खाने की बीमारी है। तारा डार्सी से तब सवाल करती है जब तारा कहती है कि वह डार्सी से प्यार करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। 14-6 सत्य हिम्मत यूरो लिन एलिस ओसेमन 3 अगस्त 2023। निक चार्ली को
अपने फ्रांसीसी पिता स्टीफन से मिलवाता है, जो इंग्लैंड जाने की अपनी योजना के बारे में बताता है। माफी के तौर पर, डार्सी तारा के जन्मदिन पर कमरे में एक पार्टी का आयोजन करता है। साथ ही छात्र जेम्स मैकेवान, जो इसहाक पर क्रश है, उसे चूमता है, लेकिन इसहाक कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। हैरी चार्ली से अपने पिछले बदमाशी के लिए माफी मांगता है, जिसने माफी को अस्वीकार कर दिया। सच या हिम्मत के खेल में निक सामने आता है और कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है अगर लोग उसकी कामुकता के बारे में जाने। पार्टी के बाद डार्सी तारा से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। इस बीच पर्यवेक्षक शिक्षक श्री अजी और श्री फारूक एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं और चुंबन करते हैं। वे और छात्र अगले दिन घर जाते हैं। 15/7 क्षमा मांगना यूरोलिन एलिस ओसेमन 3 अगस्त 2023। एली को लैम्बर्ट में स्वीकार कर लिया जाता है। ताओ कहता है कि वह अपनी ईर्ष्या पर काबू पा चुका है और एली कहती है कि वह अभी भी लैम्बर्ट के बारे में अनिर्णित है। इसहाक को पता चलता है कि वह अलैंगिक है। ट्रूहम छोड़ने से पहले बेन चार्ली से अपने पिछले कार्यों को माफ करने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली मना कर देता है, यह देखते हुए कि बेन की माफी केवल आत्मपुष्टि की मांग करती है। नेल्सन के घर नेल्सन और स्प्रिंग्स के साथ एक डिनर के दौरान निक डेविड को उसकी बदमाशी और उसके जीवन में रुचि न रखने के लिए उसके पिता का सामना करता है। निक अपने पिता को बताता है कि चार्ली उसका प्रेमी है। उसके पिता माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें चार्ली पसंद है। पेरिस वापस जाने से पहले डार्सी का अपनी समलैंगिकता विरोधी मां। प्रोडक्शन डिजाइनर टिम डिकेल ने सेट डेकोरेटर मैक्सवेल फाइन के साथ काम किया, जिन्होंने ब्रिटिश कक्षाओं का यथार्थवादी प्रतिनिधित्व बनाने के लिए पिछले कला पाठों में अपने अनुभव का उपयोग किया। 35 इस बीच डिकेल ने अपने दोस्तों से अपने बच्चों के कमरे की तस्वीरें लेने के लिए कहा, जिससे एक मूड बोर्ड बना, जिसकी समीक्षा कलाकारों ने की। 38 पात्रों की प्रगति और विकास के साथ सेट की कुछ वस्तुएं भी बदल गईं। भूगोल की कक्षा में निक की सीट उसे चट्टानों की छवियों के सामने रखने के लिए रखी गई थी। फाइन ने इसे दबाव में बनने वाली मेटामॉर्फिक चट्टानों के साथ जोड़ा, जो निक और चार्ली के रोमांटिक विकास का प्रतीक है। निक ने अपने कमरे को अपने जटिल जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं से भरा हुआ रखा है। एली का कमरा अधिक परिष्कृत और कलात्मक है। ताओ के कमरे को उसके सिनेफिलिया को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था और तारा का कमरा स्क्रीनप्ले के अनुसार टेडी बियर से भरा हुआ है। स्रोत सामग्री के संबंध में कई सेट वस्तुओं को हाथ से तैयार की गई शैली दी गई थी। पात्रों को दर्शाते हुए चार्ली का कमरा चौड़ा और अव्यवस्थित है, जबकि निक का कमरा साफ सुथरा है। ओसेमन ने श्रृंखला में दर्शाए जाने वाले भित्ति चित्र बनाए। वे होकुसाई और जूलियन ओपी के कार्यों से प्रेरित थे। सीजन 2 दूसरे सीजन की शूटिंग सितंबर 2022 में लंदन के ट्विकेनहैम स्टूडियो में शुरू हुई, 39 और उसी साल दिसंबर की शुरुआत में समाप्त हुई। 40 पूरे पेरिस एपिसोड में जिन जगहों को इंग्लैंड में फिल्माया गया था उनमें होटल भी था, विशेष रूप से स्लो में। 41 जहां ट्रूहम और जीसीएसी आफ्टर पार्टी को फिल्माया गया था। एक और उदाहरण वह कैफे है जहां निक चार्ली को बेहोश होने के बाद ले जाता है, जिसे लंदन के पिकाडिली सर्कस में फिल्माया गया था। लैम्बर्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स को फरनहम में फिल्माया गया था। 42 एफिल टॉवर में सेट एक सीक्वेंस को 2 सुबह में फिल्माया गया था। कलाकारों और चालक दल को जनता के लिए खुलने से पहले स्थानीय समयानुसार 6 बजे तक वहां पहुंचना था। कुछ दृश्यों में मोंटमार्ट्रे जिले के स्थानों को दिखाया गया है, जैसे कि सैक्रेकूर, म्यूसी डे मोंटमार्ट्रे और एलेस्केलियर नामक एक रेस्तरां। 43 44 45 एपिसोड हीट में एक दृश्य के दौरान जहां निक और चार्ली लवर में दौड़ रहे हैं, लिन ने खुद को एक सुरक्षा गार्ड के रूप में एक कैमियो देने का फैसला किया। जहां पहले सीजन में नीले पीले रंग का पैलेट था, वहीं दूसरे सीजन में गुलाबी पिस्ता रंग था। श्रृंखला की सेटिंग्स में विभिन्न सजावट,
विशेष रूप से ट्रूहम को गर्मियों की पृष्ठभूमि के पूरक के रूप में बदल दिया गया था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर एडम डी चाहते थे कि श्रृंखला में अधिक आरामदायक कपड़े हों और उन्होंने निक और चार्ली के लिए टी-शर्ट बनाई जो उपन्यास के तीसरे खंड के कवर से मिलती-जुलती थीं। एली ने भी फिने की बोहेमियन पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करने वाले कपड़े पहने हैं। 41 ताओ का नया हेयर कट उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक, इन द मूड फॉर लव 2000 के पुरुष मुख्य पात्र चाओ मोवान से प्रेरित था, जिसका पोस्टर उनके बेडरूम में भी लगा हुआ है। 43-46 प्रोडक्शन खरीदार जो सेफ्ट को उपन्यास में चार्ली के बैग से मेल खाता फेलरेवन बैग मिला। तारा और डार्सी के चुंबन को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोम में ताओ और एली के चुंबन को पराबैंगनी प्रकाश के तहत फिल्माया गया था। 41 सुस्नेया ने कलात्मक उद्देश्यों के लिए निक और चार्ली के चुंबन वाले कुछ दृश्यों के लिए कैमरा फिल्टर को चित्रित किया। 43 सीजन 3 तीसरे सीजन की शूटिंग अक्टूबर 2023 में शुरू होगी, जिसमें एंडी न्यूबेरी अनिर्दिष्ट संख्या में एपिसोड में निर्देशक की भूमिका निभाएंगे। 47 फिल्मांकन दिसंबर में समाप्त हुआ। 48 डाक उत्पादन, हाथ से खींची गई पेस्टल पत्तियों का संकलन, हार्ट स्टॉपर की एनिमेटेड पत्तियां। श्रृंखला में पारंपरिक रूप से एनिमेटेड पत्ते प्यार के क्षणों के दौरान इधर-उधर तैरते हैं, जो वेबकॉमिक में दृश्य रूपांकनों की सीधी नकल है। निक और चार्ली के पहले चुंबन दृश्य में चार्ली द्वारा निक के हाथ को छूने की कोशिश करने पर बिजली की चिंगारी निकलती है। एनिमेटेड सीगल और लवबर्ड भी देखे जाते हैं। ओसेमन ने कहा कि एनिमेशन जादू की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे वे जगाना चाहते थे। उन्होंने पटकथा लिखते समय पहले से ही ऐसे प्रभावों का उपयोग करने के बारे में सोचा था, यह सोचकर कि वे मुख्य रूप से निक और चार्ली के बीच अंतरंग दृश्यों के दौरान दिखाई देंगे, जिसे उन्होंने हार्ट स्टॉपर क्षण कहा। आखिरकार अन्ना पेरोनेटो को ओसेमन द्वारा एक स्टोरीबोर्ड का उपयोग करके एनिमेशन बनाने के लिए चुना गया। पेरोनेटो मूल स्रोत सामग्री की प्रशंसक थीं और उन्हें तब चुना गया जब ओसेमन ने पारंपरिक एनिमेटरों की तलाश में एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया। उन्होंने लिन और संपादक सोफी अलोंजी के साथ चर्चा की कि किस तरह के एनिमेशन एक निश्चित दृश्य में फिट होते हैं। लवबर्ड्स के लिए उन्होंने लंदन के जंगली तोते का विश्लेषण किया। 31 49 50 डेविंसी रिजॉल्व का उपयोग करते हुए ओलिफिरोवा ने कंपनी चीट के लिए काम करने वाले रंगकर्मी टोबियास जेम्स टॉम्किंस 36 के साथ मिलकर एक 3D लुकअप टेबल LUT तैयार किया, जो शॉट्स के रंग पैलेट जैसा दिखता था, साथ ही छाया में फिरोजा का एक संकेत और त्वचा की टोन में गर्मी जोड़ता था। लिन ने उनसे कहा था कि वह चाहता है कि कहानी के आगे बढ़ने और सीजन बदलने के साथ रंग की तीव्रता बढ़े। उन्होंने इस बारे में बात की कि सीरीज के लिए एक उचित डॉल्बी विजन हाई डायनेमिक रेंज कैसे बनाई जाए, रंग और टोनल सीमाएं स्थापित की जाए। फिर LUT की चमक को 1 से कम कर दिया गया ताकि ओलिफिरोवा छाया में अतिरिक्त रोशनी बना सके और रंग ग्रेडिंग के साथ प्रयोग कर सके। HDR को बढ़ाने के लिए DCI P3 का RGB कलर स्पेस चुना गया। टॉम्किंस ने पहले 2 एपिसोड पर 2 दिन काम किया और फिर 1.5 दिन तक अलग-अलग बचे हुए एपिसोड पर काम किया। 51 डिजिटल इमेजिंग तकनीशियन विंसेंजो ओनोराटो डेलीज पर LUTs लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। संगीत कार्यक्रम से पहले बर्कशायर के विंसर में टेम्स नदी के किनारे चलते हुए दिखाई देते। 33 एपिसोड बॉयफ्रेंड में एक दृश्य के दौरान जहां निक और चार्ली ट्रेन लेते हैं, ओसेमन ने खुद को एक यात्री के रूप में कैमियो देने का फैसला किया। वह पास के जोड़े को चित्रित कर रही है। 34 एपिसोड के अंत के पास एक मीरागोराउंड वाला दृश्य चालक दल के सदस्यों से भरा हुआ था। 35 डायना ओलिफिरोवा को छायाकार के रूप में भर्ती किया गया था। उन्हें तुरंत प्यार और भावना और कोमलता को दृष्टिगत रूप से चित्रित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कैनन के 35 गोलाकार लेंस के साथ
दो एरी एलेक्सा मिनी एलेफ का उपयोग करते हुए उन्होंने कलाकारों को जगह देने और वृत्तचित्र शैली जैसा प्रभाव प्राप्त करने के लिए हाथ से आयोजित छायांकन का उपयोग किया। प्रोडक्शन डिजाइनर टिम डिकेल के साथ उन्होंने नारंगी, पीले, फिरोजा और गुलाबी और नीले रंग के मिश्रण का एक हल्का फुल्का रंग पैलेट तैयार किया। ओलिफिरोवा ने लाइटिंग के लिए कलर जेल का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने पहले VR लेडी पार्ट्स के लिए किया था। स्कूल भवन के रंगों को ज्यादा न करने के लिए नियंत्रित किया गया था, लेकिन साथ ही ज्वलंत भी होना चाहिए। हैरी की जन्मदिन की पार्टी के दौरान के दृश्यों को दिन में फिल्माया गया था। पहले एपिसोड में निक के लिए कॉन्ट्राजूम के माध्यम से प्राप्त फील्ड की गहराई को जरूरत से ज्यादा समझा गया था। बाद में वे इसे और अधिक न्यूनतर बनाने के लिए दृश्य को फिर से शूट करने में कामयाब रहे। 11 तीसरे एपिसोड में जब तारा और डार्सी चुंबन करते हैं तो निक उभयलिंगी प्रकाश, गुलाबी, बैंगनी और नीले में नहाया हुआ होता है, जो उसकी कामुकता को महसूस करने का प्रतीक है। यह ओलिफिरोवा को श्रृंखला की रचनात्मक टीम द्वारा सुझाया गया था। 37 सितंबर 2016 में एलिस ओसेमैन ने हार्टस्टॉपर नामक एक वेब कॉमिक शुरू किया, जो बाद में एक पंथ का अनुसरण करने के बाद एक ग्राफिक उपन्यास में विस्तारित हुआ। 6 2019 में कभी कभी सीसॉ फिल्म्स ने ओसेमैन से पूछा कि क्या वह पटकथा लिखने की कोशिश कर सकती है। 7 प्रोडक्शन कंपनी को 8 अपने स्वयं के कार्यकारी निर्माता पैट्रिक वाल्टर्स द्वारा सुझाया गया था। 9 जिन्होंने 2018 में ओसेमैन के किकस्टार्टर अभियान में मदद की थी। 8 उन्होंने इसे करने में रुचि व्यक्त की। टेलीविजन पर पूर्ण किशोर LGBT प्रतिनिधित्व की कमी को देखते हुए उम्मीद है कि यह संभावित रूप से LGBT युवाओं को आश्वस्त कर सकता है कि वे खुशी पा सकते हैं और रोमांस पा सकते हैं और दोस्ती पा सकते हैं। उन्होंने ग्राफिक उपन्यास के पहले 2 संस्करणों पर आधारित एक पटकथा लिखी। सीसॉ फिल्म्स को यह पसंद आया। जनवरी 2021 में यह पता चला था कि नेटफ्लिक्स ने हार्टस्टॉपर को 8 एपिसोड की आधे घंटे की श्रृंखला के रूप में ऑर्डर किया था। 10 इसकी वैश्विक उपलब्धता के कारण इसे ओस्मान और वाल्टर्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंच माना गया था। 8 यूरोस लिन को निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने मूल स्रोत सामग्री नहीं पढ़ी थी और पटकथा को दिलचस्प कहा था। 11 नेटफ्लिक्स किड्स एंड फैमिली कंटेंट के निर्देशक एलेक्सी व्हीलर ने कहा कि युवा जनसांख्यिकीय के बीच इसकी सापेक्षता के कारण कहानी बताए जाने योग्य है। 6 वाल्टर्स ने जेमी लॉरेंसन, हकन कुसेट्टा, इयान कैनिंग और एमिल शर्मन के साथ श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जोराना पिगोट के साथ निर्माता के रूप में। 12 उत्पादन के दौरान कार्यक्रम के पहले सीजन के लिए एवरग्रीन। 13 रलाई एक प्रामाणिक चित्रण प्रदान करने के लिए ओस्मान चाहते थे कि वास्तविक युवा लोग पात्रों को चित्रित करें। 7 डैनियल एडवर्ड्स ने कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। जनवरी और फरवरी 2021 में 5 मुख्य पात्रों और 3 आवर्ती कलाकारों के लिए एक ओपन कास्टिंग कॉल जारी की गई थी। 15 ओस्मान ने समझाया कि हार्टस्टॉपर ब्रह्मांड रेडियो साइलेंस के भीतर एक अन्य उपन्यास में उनकी कहानी का सम्मान करने के लिए चरित्र एलेड लास्ट अनुकूलन में दिखाई नहीं देगा। जूम के माध्यम से 10,000 से अधिक लोगों के ऑडिशन के बाद उन्होंने अप्रैल 2021 में कास्टिंग निर्णयों के पहले दौर की घोषणा की, जिसमें किट कॉनर और जो लोके क्रमशः निक और चार्ली के रूप में अभिनय कर रहे थे। 16 हार्टस्टॉपर ने लोके के अभिनय की शुरुआत की। 17 इस बात से सहमत होने के बाद कि लोके चार्ली की भूमिका के लिए उपयुक्त है, कॉनर का ऑडिशन लिया गया। बाकी कलाकारों की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई और इसमें यास्मीन फिन्नी, सेबेस्टियन क्रॉफ्ट, विलियम गाओ, कोरिना ब्राउन, किजी एडगेल, कॉर्मैक हाइड कोरिन, रिया नोरवुड और टोबी डोनोवन शामिल थे। 18 जेनी वाल्सर मई 2021 में कलाकारों में शामिल हुई। 19 अंतिम ऑडिशन आमने सामने आयोजित किया गया था। 7 पहले उसके साथ काम कर चुकी लिन ने
ओलिविया कोलमैन से संपर्क किया जब ओस्मान ने सारा का किरदार निभाने के लिए एक उल्लेखनीय अभिनेत्री में रुचि व्यक्त की। कोलमैन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह भी नोट किया गया कि वेब कॉमिक और ग्राफिक उपन्यास के प्रशंसक इस बात से सहमत थे कि कोलमैन श्रृंखला के लिए उपयुक्त थीं। 20 लिन ने कहा कि कोलमैन का सहेज और गर्मजोशी भरा चरित्र निक की मां सारा के लिए एक अच्छा फिट था। 11 जुलाई 2022 में दक्षिण एशियाई मूल की ब्रिटिश महिला या गैर-बाइनरी व्यक्ति सेहर जाहिद नामक 16 वर्षीय चरित्र के लिए एक ओपन कास्टिंग कॉल की घोषणा की गई थी। 21 सितंबर में यह घोषणा की गई थी कि लीला खान यह भूमिका निभाएंगी और मुख्य कलाकार दूसरे सीजन के लिए वापस आएंगे। घोषित अन्य भूमिकाओं में जैक बार्टन, डेविड, निक के बड़े भाई के रूप में, ब्रैडली रिचे स्ट्रोहम के छात्र जेम्स मैकिवान के रूप में और नीमा तलेघानी स्कूल शिक्षक श्री फारूक के रूप में। 23 नवंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि कोलमैन, चेतना पंड्या, फिसायो अकिनाडे और एलन टर्किंगटन दूसरे सीजन में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे, साथ ही नए कास्टिंग के साथ बेल प्रीस्टली और ऐश सेल्फ क्रमशः एली के नए दोस्त नाओमी और फेलिक्स के रूप में। अगस्त 2023 में दूसरे सीजन की रिलीज के तुरंत बाद यह पुष्टि की गई कि सेबस्टियन क्रॉफ्ट श्रृंखला से बाहर हो जाएगा, यह देखते हुए कि उसकी कहानी समाप्त हो गई थी। 2 नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि डेराग हैंड माइकल होल्डन के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। 25 फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि हेले एटवेल डायने के रूप में कलाकारों में शामिल हो गई थीं। 26 मार्च 2024 में कोलमैन ने कहा कि वह अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण हार्टस्टॉपर के तीसरे सीजन के लिए वापस नहीं आएगी। 3 अप्रैल 2024 में यह घोषणा की गई कि जोनाथन बेली और एडी मार्सन तीसरे सीजन के लिए क्रमशः जैक मैडॉक्स और जोफ के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। 27 आधिकारिक पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में यह पता चला कि एनेट बैडलैंड सीजन 3 में डार्सी की दादी की भूमिका निभाएंगी। 28 फिल्माने सीजन 1 एक ब्रिटिश हवेली का बाहरी दृश्य, एम्पटन कोर्ट हाउस, जहां श्रृंखला एक एपिसोड 3 किस में हैरी ग्रीन की जन्मदिन पार्टी के दृश्य फिल्माए गए थे। श्रृंखला 1 के लिए फिल्मांकन अप्रैल 2021 में पूरे इंग्लैंड में शुरू हुआ और जून में समाप्त हुआ। 29 यह ज्यादातर बर्कशायर और बकिंघमशायर में हुआ। 30 हैरी की पार्टी को लंदन के रिचमंड अपॉन टेम्स के हैम्पटन कोर्ट हाउस में फिल्माया गया था। 31 एपिसोड सीक्रेट में दिखाए गए रग्बी मैच को टेम्स वैली एथलेटिक्स सेंटर में फिल्माया गया था। फिल्मांकन के लिए हाई वाइकोम्ब में एक हॉलीवुड बाउल बॉलिंग एली का इस्तेमाल किया गया था। रेलवे स्टेशन जहां से निक और चार्ली समुद्र के किनारे जाते हैं, वह एसेक्स में नॉर्थ वेल रेलवे स्टेशन है और समुद्र के किनारे का दृश्य केंट के हर्न बे में फिल्माया गया था। मिल्कशेक के बाद चार्ली और उसके दोस्त अपने एडिस्कार चेज ने स्कोर की रचना की और इसे समकालीन अनुभव देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिफ का इस्तेमाल किया। 52 हार्टस्टॉपर नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल से स्नातक होने के बाद उनकी पहली परियोजना है। उन्होंने रचना करने से पहले वेब कॉमिक पढ़ी और उन्हें निर्देश दिया गया कि उनका संगीत पहले से इस्तेमाल किए गए गानों के पूरक के रूप में हो। 53 वह अपने कीबोर्ड पर कॉर्ड बजाती थीं, फिर सिंथेसाइजर पर रिफ जोड़ती थीं, फिर ध्वनि प्रभाव जोड़ती थीं। 54 कुछ ट्रैक, जिसमें शीर्षक वाला ट्रैक भी शामिल है, ने बिजली और उत्साह की भावना पर जोर देकर हार्टस्टॉपर क्षणों की सहायता की। 53 जब भी कोई पात्र किसी से पहली बार मिलता था, तो निक और चार्ली के फर्स्ट साइट संगीत के रूपों का इस्तेमाल किया जाता था। बेन की थीम एक्स, उसका रवैया आपके चेहरे पर कैसे थप्पड़ मारता है को प्रतिबिंबित करने के लिए थप्पड़ मारने की आवाजों को शामिल करती है। सीजन 2 के लिए चेज ने कुछ पिछले ट्रैक को फिर से व्यवस्थित किया और नए बनाए। तारा और डार्सी की विशेषता वाले समापन में उसने आराम का प्रतिनिधित्व करने के लिए
अपना गायन रिकॉर्ड किया। 54、 मुक्त करना। हार्ट स्टॉपर का 1 मिनट का टीजर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। 55 कोलाइडर ने तब घोषणा की कि इसकी टैगलाइन थी, लड़का लड़के से मिलता है, लड़के दोस्त बन जाते हैं, लड़के प्यार में पड़ जाते हैं। समाचार लिखने वाली हिलेरी रेमली ने टीजर को श्रृंखला की भावनात्मक रूप से कमजोर हवा को छेड़ने के रूप में देखा, किशोरावस्था के प्यार के अनुभव को सीधे और ईमानदार तरीके से दिखाते हुए आश्वासन दिया कि दर्शक स्रोत सामग्री के स्वप्निल सौंदर्य शास्त्र के प्रति अपनी वफादारी के कारण अंतिम उत्पाद का आनंद लेंगे। 56 श्रृंखला के एपिसोड के शीर्षक 19 अप्रैल को जारी किए गए थे। 57 इससे पहले कि श्रृंखला के एपिसोड 22 अप्रैल 2022 को रिलीज किए गए। 58、 यह पूछे जाने पर कि क्या दूसरा सीजन होगा, वाल्टर्स ने कहा कि वे इसके लिए उत्सुक हैं, यह देखते हुए कि नेटफ्लिक्स के अधिकारी सीरीज को समझते हैं। 34 लॉक और कॉनर ने भी श्रृंखला की स्रोत सामग्री में कथात्मक प्रगति को देखते हुए नवीनीकरण की प्रत्याशा व्यक्त की थी। 20 मई 2022 को नेटफ्लिक्स की 28 दिवसीय देखने के आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह घोषणा की गई कि श्रृंखला को 2 और श्रृंखलाओं के लिए नवीनीकृत किया गया था। 59 दूसरा सीजन 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। 60 शुरुआती दृश्य और एपिसोड के शीर्षक 18 जून 2023 को पहले ही सामने आ गए थे। 61 और एक ट्रेलर 25 जुलाई को। 62 तीसरे सीजन के पहले एपिसोड का शीर्षक 4 सितंबर 2023 को सामने आया। 63、 साउंड ट्रैक। पहले सीजन के साउंड ट्रैक में उपयोग किए गए गानों का चयन स्पॉटिफ पर हार्टस्टॉपर ऑफिशियल मिक्सटेप शीर्षक के तहत डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था, जो 22 अप्रैल 2022 को सीरीज की रिलीज के साथ मेल खाता था। 64 चेस का स्कोर भी उसी दिन एक अलग एल्बम के तहत जारी किया गया था। 65 ब्रिटिश कलाकार बेबी क्वीन का एक एकल कलर्स ऑफ यू लॉन्च के साथ पॉलीडोर रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 66 सीजन 1 में दिखाए गए अन्य लोकप्रिय गानों में गर्ल इन रेड का गर्ल्स और बीब डूबी का थका हुआ शामिल है। 67 दूसरे सीजन के लिए चेस का स्कोर सीरीज रिलीज से पहले 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 67 स्पॉटिफी डिजिटल मिक्सटेप को 3 अगस्त 2023 को सीजन 1 और 2 के नए गानों के साथ नए शीर्षक हार्टस्टॉपर आधिकारिक प्लेलिस्ट के तहत फिर से रिलीज किया गया। 69、70、 सीजन 1 अपने पहले सप्ताह के दौरान हार्टस्टॉपर अपनी रिलीज के 2 दिन बाद ही नेटफ्लिक्स के शीर्ष 10 टीवी ब्रिटिश शीर्षकों में 7वें स्थान पर था। घंटों की संख्या से एक कार्यक्रम को मापने की नेटफ्लिक्स की विधि के आधार पर श्रृंखला ने 14.55 मिलियन घंटे देखे गए। 71 अगले हफ्ते शो 23.94 मिलियन घंटे देखे जाने के साथ 5वें नंबर पर चढ़ गया। उद्धरण आवश्यक अपने तीसरे सप्ताह में शो 14.97 मिलियन देखने के घंटों की नई दर्शकों की संख्या के साथ 6ठे स्थान पर आ गया। 73 वैरायटी ने बताया कि श्रृंखला 20 मई 2022 तक 54 देशों में नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 सूची में पहुंच गई थी। 1.3 मिलियन ट्विटर जुड़ावों के आधार पर श्रृंखला ने 5 सप्ताह से अधिक समय तक प्रकाशन के ट्रेंडिंग टीवी चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। 74 यह शो 3 देशों में शीर्ष 10 की सूची में दिखाई दिया जहां समलैंगिक संबंध अवैध है। 75 लेबनान, 76 सऊदी अरब, 77 और श्रीलंका। 78、 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। हार्टस्टॉपर की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। मौसम सरे हुए टमाटर मेटाक्रिटिक 100%, 61 समीक्षाएं, 79-85, 9 समीक्षाएं, 80, 296%, 55 समीक्षाएं, 81-79, 19 समीक्षाएं, 82, 3, 80, 6 समीक्षाएं, 83। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 61 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 8.7/10 की औसत रेटिंग के साथ
पहले सीजन के लिए 100% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति पड़ती है। एक समावेशी रोमांस जिसे हड़ताली संवेदनशीलता के साथ बताया गया है, हार्टस्टॉपर इतना सहज रूप से आकर्षक है कि दर्शक एक भी पल को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। 79 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर 100 में से 85 का स्कोर दिया। 80 दूसरे सीजन को 55 समीक्षाओं के आधार पर 8.5/10 की औसत रेटिंग के साथ रॉटन टोमाटोज से 96% रेटिंग दी गई, जिसमें आम सहमति परी गई। खूबसूरती से अभिनय और पटकथा के साथ हार्टस्टॉपर का दूसरा सीजन भावनात्मक सच्चाई से भरा हुआ है। 81 मेटाक्रिटिक ने इसे 19 आलोचकों के आधार पर 100 में से 79 अंक दिए। 82. द गार्जियन के लिए श्रृंखला की समीक्षा करते हुए रेबेका निकोलसन ने 5 में से 4 की रेटिंग दी और कहा, हार्टस्टॉपर अपने शीर्षक के नाटकीय वादे को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन यह प्यारा किशोर रोमांस कम से कम दिल को छू लेने वाला है। 84 एवी क्लब की सलोनी गज्जर ने श्रृंखला को ए दिया और कहा, शुक्र है, हार्टस्टॉपर अपने नायक को गर्व से समलैंगिक रखकर धारणाओं को उलट देता है। यह प्रेम रुचि है जिसे अपनी अप्रत्याशित भावनाओं को सुलझाना होता है, न कि इसके विपरीत। चार्ली के प्रति निक का आकर्षण उसे आश्चर्यचकित करता है, लेकिन तिरस्कार नहीं। 85 डिजिटल स्पाई के डेविड ओपी ने 5/5 की रेटिंग दी और कहा, हार्टस्टॉपर समलैंगिक प्रेम पर केंद्रित है। 86 रेडी स्टेडी कट के जोनाथन विल्सन ने 5 में से 4 की रेटिंग दी और कहा, हार्टस्टॉपर में कुछ धार की कमी हो सकती है और ऐसा महसूस हो सकता है कि यह सामान्य किशोर नाटक की तुलना में युवा जनसांख्यिकी से बात कर रहा है। लेकिन युवा प्रेम का इसका गहरा उत्थानकारी चित्रण बहुत मुश्किल है, जिससे बह जाना मुश्किल है। 87 पेस्ट मैगजीन के लिए एमिली मास्केल ने 8.8/10 की रेटिंग दी और कहा, समलैंगिक युवाओं के लिए एक खुले हाथों वाला आलिंगन। हार्टस्टॉपर उन मजबूत नींवों को रखता है जिनकी आप केवल उम्मीद कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी के दर्शकों के लिए समलैंगिक पात्रों का उत्थानकारी और समावेशी चित्रण होगा। 88 द अपकमिंग के लिए एजेल अल्बास ने 5/5 रेटिंग दी और कहा, हार्टस्टॉपर ऐसा शो लगता है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। यह पनीर के बिना मीठा है और सेक्स एजुकेशन, यूफोरिया या इट्स ए सिन जैसे शो के शौक फैक्टर के बिना चुपचाप कट्टरपंथी है। 89. हार्टस्टॉपर को एनेमी और द मैरी सू द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ शो का दर्जा दिया गया। 90 91 इस बीच एंटरटेनमेंट.आई ने इसे चौथे नंबर पर रखा। 92 टीवी लाइन ने 8वें नंबर पर, 93 डिसाइडर ने 9वें नंबर पर, 94 और पॉपबज ने 10वें नंबर पर, 95 जबकि द ऑस्टिन क्रॉनिकल और लाइफहाकर ने इसे अपनी अपनी अनरैंक्ड सूची में शामिल किया। 96 97 इसके अलावा कोलाइडर ने इसे 2022 के सर्वश्रेष्ठ नए टीवी शो में से एक बताया। 98, 99. प्रभाव श्रृंखला के रिलीज होने के बाद ओस्मान के हार्टस्टॉपर ग्राफिक उपन्यास का पहला खंड यूके में सबसे ज्यादा बिकने वाला बच्चों का बेस्टसेलर बन गया। 100 श्रृंखला में शामिल गानों को चार्ट बिक्री और स्ट्रीम में बड़ी वृद्धि मिली। साउंड ट्रैक पर गाने जो पिछले सप्ताह की तुलना में चार्ट बिक्री में उछाल प्राप्त करते हैं, उनमें बेबी क्वीन द्वारा वांट मी और डोवर बीच, ओरला गार्टलैंड द्वारा व्हाई एम आई लाइक दिस, चर्चेस द्वारा क्लियरेस्ट ब्लू और चेयरलिफ्ट द्वारा आई बिलोंग इन योर आर्म्स शामिल है। 101. पुरस्कार किट सेबेस्टियन कॉर्नर, जन्म 8 मार्च 2004, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें नेटफ्लिक्स टीन सीरीज हार्टस्टॉपर 2022 वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय के छात्र निक नेल्सन की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। उन्होंने इस भूमिका के लिए उत्कृष्ट मुख्य प्रदर्शन के लिए उद्घाटन चिल्ड्रन एंड फैमिली एमी अवार्ड जीता। वह पहले गेट सांता 2014, रॉकेटमैन 2019 और लिटिल जो 2019 फिल्मों में दिखाई दिए थे। रॉकेट आइलैंड 2014 से 2015 सीरीज में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी और हिज डार्क मटेरियल्स 2019 से 2022
सीरीज में एक आवाज की भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किट सेबेस्टियन कॉनर का जन्म 8 मार्च 2004 को साउथ लंदन बरो ऑफ क्रॉयडन में हुआ था। 1, 2, 3 उनके माता-पिता रिचर्ड और कैरोलीन विज्ञापन में है। उनके 2 बड़े भाई-बहन हैं। 4 वे पुरले से है। 5 और केनले में हेस प्राइमरी स्कूल, साथ ही साउथ क्रॉयडन में व्हिटगिफ्ट स्कूल में पढ़े। 6, 7 जहां उन्होंने ड्रामा, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में अपना ए लेवल पूरा किया। 8 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। 9 आजीविका। कॉनर ने 8 साल की उम्र में चिकेन्स ऑन स्काई 1, 10 टेलीविजन फिल्म एन एडवेंचर इन स्पेस एन टाइम और सोप ओपेरा कैजुअल्टी में छोटी भूमिकाओं के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की। 11 2014 में उन्होंने हॉलिडे कॉमेडी गेट सांता में टॉम एंडरसन के रूप में और सीबीबीसी सीरीज रॉकेट आइलैंड में एक आवर्ती चरित्र आर्ची बेकल्स के रूप में अभिनय किया। 12、13、कॉनर ने मिनिस्रीज वॉर एंड पीस में युवा पेट्या रोस्तोव की भूमिका निभाई और मिनिस्रीज एसएसजीबी में बॉब शीहान के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 14 15 उन्होंने डोनमार वेयरहाउस में वेलकम होम कैप्टन फॉक्स में अपनी पहली स्टेज प्रस्तुति की। 16 उन्होंने 2018 की फिल्मों द मर्सी, 17 द ग्वेर्नसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी, 18 स्लॉटर हाउस रूलर्स, 19 और बीबीसी वन टेलीविजन फिल्म ग्रैंडपाज ग्रेट एस्केप में भूमिकाएं निभाईं। 20 उन्होंने फैनी एंड अलेक्जेंडर के ओल्ड विक थिएटर प्रोडक्शन में अलेक्जेंडर के रूप में अभिनय किया। 21 2019 में कॉनर ने म्यूजिकल फिल्म रॉकेटमैन में एक किशोर एल्टन जॉन का किरदार निभाया और ड्रामा लिटिल जो में जो वुडार्ड का किरदार निभाया। 22-23 उसी वर्ष उन्होंने बीबीसी वन और एचबीओ की फंतासी सीरीज हिज डार्क मटेरियल्स में पेंटालिमोन के हिस्से को आवाज देना शुरू किया। 24-25 अप्रैल 2021 में यह घोषणा की गई कि कॉनर नेटफ्लिक्स सीरीज हार्टस्टॉपर में जो लोके के साथ अभिनय करेंगे, जो एलिस ओस्मान के इसी नाम के वेब कॉमिक और ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण है। 26 उन्होंने मूल रूप से चार्ली की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन अन्य लीड निक नेल्सन के रूप में कास्ट हो गए। 27 2023 में कैपिटल प्राइड परेड में कॉनर लॉरा टेलर नेमी के उपन्यास ए क्यूबन गर्ल्स गाइड टू टी एंड टुमारो के आगामी फिल्म रूपांतरण में अभिनय करेंगे। 28 मार्च 2023 में यह घोषणा की गई कि कॉनर आगामी रहस्य हॉरर फिल्म वन ऑफ अस के कलाकारों का नेतृत्व करेंगे। 29、कॉनर को 2023 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया। 30、मार्च 2024 में यह घोषणा की गई कि कॉनर ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की द वाइल्ड रोबोट में लुपिता न्योंगो, पेड्रो पास्कल और स्टेफनी हसू के साथ अभिनय करेंगे, जो पीटर ब्राउन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। 31 इसके तुरंत बाद कॉनर को A24 युद्ध फिल्म वारफेयर में कास्ट किया गया, जो एलेक्स गारलैंड और रे मेंडोजा द्वारा लिखित और निर्देशित थी। 32 अप्रैल 2024 में यह घोषणा की गई कि कॉनर विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के संगीत में रूपांतरण में रोमियो की भूमिका निभाते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू करेंगे, जिसका निर्देशन सैम गोल्ड द्वारा किया जाएगा और संगीत जैक एंटोनॉफ द्वारा दिया जाएगा। 33 2024 में कॉनर को एंटरटेनमेंट श्रेणी में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 यूरोप सूची में नामित किया गया था। 34 उन्हें वैरायटी की यंग हॉलीवुड इम्पैक्ट रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया था। 35、व्यक्तिगत जीवन। अक्टूबर 2022 में कॉनर एक ट्विटर पोस्ट में उभयलिंगी के रूप में सामने आए। 36 37 38 कॉनर ने अतीत में अपनी कामुकता के बारे में अटकलों पर आपत्ति जताई है। 39 40 और पिछले महीने अभिनेत्री मैया रेफिको के साथ हाथ पकड़े हुए फोटो खिंचवाने के बाद उत्पीड़न और क्वीर बेटिंग के दावों के कारण ट्विटर छोड़ दिया था। 37 41 अपने आने वाले ट्वीट में कॉनर ने कहा कि प्रशंसक
एक 18 वर्षीय को खुद को बाहर करने के लिए मजबूर कर रहे थे और हार्टस्टॉपर टेलीविजन श्रृंखला के मुद्दे को याद किया। 36 कई प्रशंसकों ने कॉनर के लिए समर्थन व्यक्त किया और आलोचना की कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, जैसा कि हार्टस्टॉपर निर्माता एलिस ओसेमैन, सह कलाकार जो लोके, सेबस्टियन क्रॉफ्ट, किजी एडगेल और ओलिविया कॉलमैन, 37, 41, 38, 42, 43। जोसेफ विलियम लोके, जन्म 24 सितंबर 2003, एक मैनक्स अभिनेता है। उन्हें नेटफ्लिक्स टीन सीरीज हार्टस्टॉपर 2022 वर्तमान में हाई स्कूल के छात्र चार्ली स्प्रिंग के रूप में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट लीड प्रदर्शन के लिए उद्घाटन चिल्ड्रन एंड फैमिली एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 1-2-2024 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मिनिसीरीज अगाथा ऑल अलोंग में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जोसेफ विलियम लोके का जन्म 24 सितंबर 2003 को हुआ था। वह डगलस, आइल ऑफ मैन में पले बड़े। 3, 4, 5, 6 उन्होंने बल्लाकेरमीन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 7, 8 उन्होंने अप्रैल 2022 में ITV के दिस मॉर्निंग को बताया कि वह राजनीति, इतिहास और अंग्रेजी में A-लेवल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 9 हाई स्कूल में रहते हुए लोके और 3 साथी छात्रों ने सीरियाई शरणार्थियों को आइल ऑफ मैन में स्वागत करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सरकारी अधिकारियों को एक याचिका प्रस्तुत की। 3、आजीविका। लोके ने 2020 नेशनल थिएटर कनेक्शन, गेटी थिएटर में प्रस्तुतियों और केंसिंगटन आर्ट सेंटर के युवा समूह के साथ भाग लिया। 10、11 अप्रैल 2021 में यह घोषणा की गई थी कि लोके 2022 नेटफ्लिक्स की आने वाली उम्र की श्रृंखला हार्टस्टॉपर में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका में चार्ली स्प्रिंग के रूप में अभिनय करेंगे, जो एलिस ओस्मान द्वारा इसी नाम के वेब कॉमिक और ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण है। 12 उन्हें 10,000 अन्य संभावित अभिनेताओं में से चुना गया था जो एक खुली कास्टिंग कॉल के माध्यम से भूमिका के लिए तैयार थे। 13-14 लोके, जो फिल्मांकन के समय 17 वर्ष के थे, ने एक अंग्रेजी लड़कों के व्याकरण स्कूल में 14 से 15 वर्षीय छात्र की भूमिका निभाई। 14-15 नवंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि लॉक को डिज्नी प्लस के लिए मार्वल स्टूडियोज की वांडाविजन स्पिन-ऑफ टेलीविजन सीरीज अगाथा ऑल अलोंग में कास्ट किया गया है। 16 लॉक एक गॉथ किरदार निभाता है जिसे टीन कहा जाता है। 17 31 जनवरी 2024 को लॉक ने ब्रॉडवे पर स्वीनी टॉड, द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट में टोबियास रैग की भूमिका निभाई। 18 व्यक्तिगत जीवन। लॉक ने 12 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पर अपनी मां को बताया कि वह समलैंगिक है, यह महसूस करते हुए कि वह अपने परिवार के सामने अपनी बात कहने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं। उसने इंस्टाग्राम पोस्ट को हटा दिया। वह 15 साल की उम्र में फिर से सामने आया। 19 लॉक ने आइल ऑफ मैन के एक युवा समलैंगिक व्यक्ति होने के अपने अनुभवों और हार्टस्टॉपर में चार्ली की कहानी के साथ समानताओं के बारे में बात की है। 20-21 अगस्त 2022 में आइल ऑफ मैन के स्वास्थ्य मंत्री लॉरी हुपर ने घोषणा की कि सरकार समलैंगिक पुरुषों के रक्तदान पर अपने पूर्ण प्रतिबंध को बदल देगी, क्योंकि लॉक ने द्वीप के वार्षिक गौरव समारोह में चलाए गए एक वीडियो संदेश में पुरातन नियम को बदलने का आह्वान किया था। 22-23 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2022 वर्तमान हार्टस्टॉपर चार्ली स्प्रिंग मुख्य भूमिका 2024 महान सेलिब्रिटी बेक ऑफ स्टैंड अप टू कैंसर स्वयं बटा प्रतियोगी एक प्रकरण 24 अगाथा ऑल अलोंग किशोर 25 मुख्य भूमिका यास्मीन फिनी जन्म 30 अगस्त 2003 एक अंग्रेजी अभिनेत्री और इंटरनेट व्यक्तित्व है। उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज हार्टस्टॉपर 2022 वर्तमान में एले अर्जेंटीना के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है,
जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट सहायक प्रदर्शन के लिए बच्चों और परिवार के एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वह बीबीसी सीरीज डॉक्टर हू 2023 वर्तमान में रोज नोबल की भूमिका भी निभाती है। प्रारंभिक जीवन। फिनी का जन्म 30 अगस्त 2003 को हुआ था। एक, उनकी मां जमैका की थीं और पिता अंग्रेज थे, जो आयरिश और इतालवी मूल के थे। 2, 3, उन्होंने एस्टन ऑन मर्सी स्कूल में पढ़ाई की, जो उस समय डीन ट्रस्ट का हिस्सा था जब उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्हें और उनकी सौतेली बहन को मैनचेस्टर में उनकी एकल मां ने पाला था। 4, 5 बड़े होने के दौरान उन्होंने कई स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लिया। 6, जिसमें मैनचेस्टर विश्वविद्यालय का सेक्विले थिएटर, 7 रॉयल एक्सचेंज थिएटर और आयलसबरी वाटरसाइड थिएटर शामिल है। 8, गैर-प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता, उन्होंने कॉलेज में प्रदर्शन कला का अध्ययन किया। 9, अभिनय में अपनी सफलता से पहले उन्होंने शुरुआत में एक अश्वेत ब्रिटिश किशोर ट्रांस महिला के रूप में अपने अनुभवों के बारे में अपने टिकटॉक वीडियो के माध्यम से अनुसरण प्राप्त किया। 3, 5, आजीविका। अप्रैल 2021 में 17 साल की उम्र में फिनी को बिली पोर्टर की फिल्म एनीथिंग्स पॉसिबल में केल्सा और नेटफ्लिक्स सीरीज हार्टस्टॉपर में एले अर्जेंट के रूप में कास्ट किया गया, जिसका प्रीमियर 2022 में हुआ। 10, 11, कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण उन्हें एनीथिंग्स पॉसिबल से बाहर होना पड़ा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्क वीजा प्राप्त करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई, जिसके कारण उनकी जगह ईवा रेन ने ले ली। 12, वह ग्लाद की दूसरी वार्षिक 20 अंडर 20 सूची में दिखाई दीं। नवंबर 2023 में फिने ने बीबीसी सीरीज डॉक्टर हू की 7वीं वर्षगांठ स्पेशल में डोना नोबल, कैथरीन टेट की बेटी रोज नोबल के रूप में अभिनय किया। 13, 14, 15, 30 अगस्त 2023 को यह भी घोषणा की गई कि फिने रूपॉल की ड्रैग रेस यूके की 5वीं श्रृंखला के दौरान अतिथि न्यायाधीश के रूप में दिखाई देंगे, जिसका प्रसारण 2023 की शरद ऋतु में शुरू होगा। 16 अगस्त 2022 में यह घोषणा की गई कि फिने आगामी लघु फिल्म मार्स में चार्ली एकेस्टर के चरित्र के रूप में अभिनय करेंगे। फिल्म का प्रीमियर उसी वर्ष अक्टूबर में लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 17 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। टीबीए मंगल चार्ली एकेस्टर लघु फिल्म। तो दोस्तों अब तक हमें इसके प्रति कंप्लीट सेक्शन देखने को मिल चुके हैं। पहले 2 सेक्शन मिले थे, तीसरा और चौथा कैसे किया, इसका सेक्शन 3 के 2 पार्ट अगर रिलीज किए जाएंगे तो मैं आपको सेक्शन 4 एपिसोड स्टार्टिंग में बताया था, उसके बारे में पता ही चल गया होगा कि सेक्शन 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप सेक्शन 4 हो चुके या सेक्शन 3 का पार्ट 1, 2 हो चुके हैं। दोस्तों टोटल एपिसोड की बात की जाए तो अब तक 16 और अभी 7-8 एपिसोड टोटल मिलाकर मैं आपको बता दूं लगभग 25-26 एपिसोड देखने को मिलते हैं। और बाकी इसे इंडिया के अंदर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, तो आप इसे इंडिया के अंदर इसे हिंदी में भी देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में।